दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए और यूपीएसआई 2025 के लिए जो प्रश्न हैं टेस्ट सीरीज के रूप में है। और ये प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आप लास्ट तक देखेंगे तो पता चल जाएगा। 10 प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन भी है जहाँ पे ज़रूरत है जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं। एज ए रिवीजन है, राज्य व्यवस्था के प्रश्न थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, यानी कि पॉलिटी के प्रश्न ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस जो कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 16 नवंबर, 14 नवंबर या 14 अक्टूबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह यानी कि जो इंसान शुगर का शिकार हो जाता है उसको कहते हैं कि मधुमेह हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है आपको बताना है। सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार करना। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सिक्योरिटीज में व्यापार करना जो है ओपन मार्केट का आशय है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है कौन सा जो है इसमें योजना है जो आपको दिख रहा है? राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है स्वधारा योजना, स्वयं सिद्धा योजना, जल जीवन मिशन या सबरी संकल्प अभियान। उत्तर डी हो जाएगा। सबरी संकल्प अभियान जो है राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला बिंदु है, सबरी संकल्प अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कुपोषण को मिटाना। किसे मिटाना है? कुपोषण मिटाना है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या है? यह अभियान जो है उत्तर प्रदेश में चलाया गया है, तो राज्य भी इंपॉर्टेंट है कि सबरी संकल्प अभियान जो है किस राज्य में चलाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। उद्देश्य क्या है? कुपोषण मिटाना उद्देश्य है। चौथे प्रश्न पे आते हैं, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा लग रहा है लेकिन एक कठिन प्रश्न है। मानव निर्धनता सूचकांक, ठीक है, किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है 1994 में, 1995, 1996, 1997। उत्तर हो जाएगा आपका भैया डी ऑप्शन, यानी कि 1997 में, ठीक है, मानव निर्धनता सूचकांक जो है मानव विकास की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। अब देखिए, इसको प्रस्तुत जो करता है उसको भी याद रखना है, यूएनडीपी जो है प्रस्तुत करता है इसको। सर्वप्रथम वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव निर्धनता सूचकांक को प्रस्तुत किया था। अब देखिए 2010 के बाद जो है, 2010 के बाद इस रिपोर्ट में 10 बिंदुओं को पैरामीटर रखा गया है। 10 बिंदु जो है क्या है? पैरामीटर के रूप में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि मानव विकास सूचकांक में कितने बिंदु पैरामीटर है, तो 10 बिंदु पैरामीटर है, याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ध्यान रखिएगा, जो दिए गए राज्य उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं इसका। जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन कौन से भैया? देखिए सबसे पहले बिहार है, ठीक है, जो 1106 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सब होता है, तो वही में हम दिए हैं इसको, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है कि किस स्थान पे है, पहली बात। और ऊपर से भी याद रखना है कि बिहार पहले पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है,
और केरल है। याद भी रखना है कि जितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है कितने हैं, डायरेक्ट जो है अगर थोड़ा सा कठिन प्रश्न आया तो डायरेक्ट जो है मिलान करने के लिए बना के दे सकता है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि बिहार में 1106 हैं, पश्चिम बंगाल में 1028 हैं, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, भारत को एक संविधान, ठीक है, भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसकी बात हो रही है। उद्देश्य प्रस्ताव सभा में कब पेश किया गया था? भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब पेश किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था संविधान में कब प्रस्तुत किया गया था? 12 दिसंबर 1946 को, ठीक है, या 12 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1947। ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। उत्तर सी हो जाएगा भैया, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। ये कौन किया था ये भी देख लीजिए। भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, पारित कर दिया। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। 7वां प्रश्न को देख लेते हैं भैया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, प्रारूप समिति का यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, अंग्रेजी में कहेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, 31 अगस्त 1947, 29 जुलाई 1947 या 31 जुलाई 1947। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे सभी जानते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे और 6 अन्य सदस्य भी थे। हालांकि 2 तो हट गए थे, एक्सपायर हो गए थे, एक जो है हेल्थ इशू कारण हट गए थे, बाद में उनकी जगह 2 लोग और आए थे, तो उनको भी जानना जरूरी है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में धड़ाधड़ आते हैं। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आता है तो बताइए। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? जो संसद में भाषा प्रयोग की जाएगी उस संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 118, 119, 120, 121। वो है भैया अनुच्छेद 120। क्या है? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में क्या है, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अनुच्छेद 120 में क्या है कि इसके अनुसार संसद में हिंदी और अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा, किंतु अध्यक्ष या सभापति किसी व्यक्ति को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला जो ऑप्शन था अनुच्छेद 18 में जो है प्रक्रिया के नियम है, संसद में कैसी प्रक्रिया चलेगी। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है और अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। आगे बढ़ते हैं भैया। उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? ठीक है, जो उद्देशिका है उसमें जो वर्णित शब्द हैं उनका सही क्रम क्या है? पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हालांकि बीच बीच में कामा रहेगा, ठीक है, आप इतना समझदार हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने जो है प्रस्तुत किए गए हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको आता है तो बता दीजिए, हम बता दे रहे हैं। उत्तर ये है पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अंतिम प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, ये इसका एक एक बिंदु इंपॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया था? तो 1953 में। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सदस्य नहीं था? तो 3 सदस्य थे, तो कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन नहीं था? तो फजल अली, के.एम. पणिकर, एच.एन. खुजरू या एच.सी. मुखर्जी। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, एच.सी. मुखर्जी साहब नहीं थे, बाकी लोग थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग को जो है गठित किया गया था। ठीक है, वर्ष 1953 में। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य जो है के.एम. पणिकर और एच.एन. खुजरू। ठीक है, के.एम. पणिकर और एच.एन. खुजरू थे।
ये आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। जीवन भर का यही उद्देश्य है, फ्री में शिक्षा देना है जहाँ तक हो सके, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिए, बस अन्य लोगों को भी थोड़ा हेल्प करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।